हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। आज के दौर में हम जाने वाले हैं, कल इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने। हाँ ना बोल मेरे भाई। टुमारो वी हैव गॉन थ्रू द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द सॉल्विंग वाला पार्ट। फन टू सॉल्व है, पढ़ो पहला क्वेश्चन। सभी भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। अरे वो प्रिंट आउट के लिए दिया था मैंने 3 दिन पहले, वो प्रिंट आउट निकल गए क्या? आपको नोट्स नहीं मिले हुए ना ये चैप्टर के, इसलिए आप यहाँ देखना चाहते हो। 1 मिनट। थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है व्यू में। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। हेलो, हो गया ठीक। कॉस्ट शीट देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ो, क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट विद द डेली मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल असर्टन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट डायरेक्ट लेबर। अच्छा, ये चीज़ पढ़ाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने वो 4 केसेस पढ़ाए थे क्या आपको? ये हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है। केस 1, कॉस्ट
1 लाख है, प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। ये हो गया है ना, ऐसा करवाया हो ना मैंने। इसमें केस 3 और 4 याद है क्या आपको? केस 3 और 4 याद है क्या? केस 3 और 4 में क्या होता था? केस 3 और 4 में क्या होता था? जिसका परसेंटेज दिया हुआ था वही दिया हुआ रहता था कि दूसरा दिया रहता था? तो उसमें क्या करना पड़ता था सॉल्व करने के लिए? डायरेक्ट सॉल्व होता था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व होता था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इट यूज्ड टू गेट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, यहाँ भी वही है। Prepare the cost sheet with the many detail as possible. Ascertain the selling price per unit of the product. Selling price निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल 12% of selling price, direct labor 17.5% of selling price, production overhead is 1/3 of the प्राइम कॉस्ट। आपको नहीं लगता यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड लगाया इसने ओवरहेड के लिए? कुछ बोला मैंने? 1/3 मतलब 33.33% बोलूँ तो चलेगा ना? तो इसने 33.33% ऑफ प्राइम कॉस्ट इज ओवरहेड, ये एक मेथड थी ना हमारी। ओवरहेड इज 33.33% बोला तो ये एक मेथड हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हाँ या ना? जनरल एडमिन ओवरहेड इज 100% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट का 100%। अगेन अब ये मैंने परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पूरे ओवरहेड चैप्टर में नहीं पढ़ाया, आपको याद है क्या? हमने 6 क्या क्या पढ़ा था? यूनिट, डायरेक्ट लेबर आर, मशीन लेबर आर, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और एक क्या पढ़ा था? परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। कहीं भी हमने परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पढ़ा था क्या? याद है मैं बोल रहा था दे आर नॉट लिमिटेड टू दिस 6 ओनली। ये एक 7वां यहाँ आता है फैक्ट्री कॉस्ट, 7वां यहाँ आता है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। वहाँ नहीं है क्योंकि सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में आपको वहाँ नहीं है, बट यहाँ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम यहाँ भी। अगला क्या है? प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारा? 750 पर यूनिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? वापस बोल। 750 per unit, and that going to be 15% of the sale. You may ignore direct expense, quality control cost, research and development, and admin distributed to production. ये जीरो है। admin attributed to production ये जीरो है, बट एडमिन एट्रीब्यूटेड टू ऑफिस 100% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट है। फर्क है दोनों में, दो प्रकार के एडमिन होते थे, याद आ रहा होगा आपको। तो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बना लो। कॉस्ट शीट में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जिसका परसेंटेज है हम उसको क्या मान लेंगे? 100। सेलिंग प्राइस को हम 100 मानने वाले। सेलिंग प्राइस अगर 100 रहेगा तो अज्यूम कर लो ये 12.5% हो जाएगा। ये परसेंटेज का कॉलम है, ये काय का कॉलम है बेटा? परसेंटेज। डायरेक्ट लेबर 17.5%, इसकी टोटल क्या आ जाएंगी? प्राइम कॉस्ट। मैं अब्रीवेशंस यूज कर रहा हूँ, एग्जाम में आप अब्रीवेशंस यूज नहीं करेंगे। प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो? प्राइम कॉस्ट 30। अच्छा, अगला क्या है उसके बाद में? प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का ही मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बोला उसने? 1/3 ऑफ द प्राइम कॉस्ट, यानी कितना हो जाएगा? 30 का 1/3 कितना आएगा? 30 का 1/3 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया? 40। इसमें आप ऐड करोगे एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले, जो उसने इग्नोर करने बोला है, मतलब ये जीरो हो जाएंगे। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले जीरो हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 40। फिर आ जाएगा एडमिन ओवरहेड सेलिंग वाले। कौन से वाले बोल रहा हूँ मैं? एडमिन ओवरहेड, सॉरी सेलिंग नहीं, एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले। एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले कितने बोला उसने? 100% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 40 है ना बच्चे? 40 का 100% निकाल कितना आएगा? 40 का 100% कितना आ जाएगा? 40 का 100% 40 आ जाएगा। मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ होने वाला है। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका? कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको थोड़ी जीरो मानने बोला उसने। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है ना यहाँ कुछ आए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जोड़ोगे आप? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जोड़ोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपको? सेलिंग प्राइस। यस और नो? सेलिंग प्राइस को कितना मानने वाले थे? 100। शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना। दिस वॉज अज्यूम्ड 100, दिस वॉज अज्यूम्ड 100। हाँ या ना बोल? ये बाकी तो ये जो था ये 100 का 12.5% था, ये 100 का 17.5% था। हाँ या ना?
अच्छा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 15% ऑफ सेल, तो ये कितना हो जाएगा 100 का एक्सक्यूज मी 100 का 15%, 100 का 15% कितना हो जाएगा 15। इसको रिवर्स सॉल्व करो, किस में से 15 माइनस करोगे तो 100 आएगा, किस में से 15 माइनस कर नहीं, किस में 15 ऐड करोगे तो 100 आएगा, है ना। 85 प्लस 15 100 होगा ना। और यहां से यहां और इसको पकड़ के क्या ये बैलेंसिंग फिगर निकाली जा सकती है क्या? कितने आएंगे बैलेंसिंग फिगर? 40 प्लस 40 80 होता है, और कितना जोड़ू तो 85 आएगा। तो आपको लगता है बैलेंसिंग फिगर 5 आएंगी? ये एक्सीडेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। तो मेरी कॉस्ट शीट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंप्लीट हो गई, हाँ या ना बोल? क्या बोला आपस बोल? कॉस्ट शीट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंप्लीट हो गई, यस और नो? तो अगर कॉस्ट शीट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंप्लीट है, मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 750 पर यूनिट है। प्रॉफिट कितना है, वापस बोल रहे मेरे बच्चे, प्रॉफिट कितना है हमारा 750 पर यूनिट है। दिस वाज गिवन 750 पर यूनिट, दिस वाज गिवन, हाँ या ना बोल मेरे भाई? अच्छा अगर 750 पर यूनिट गिवन है तो 100 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा वो? कितना आएगा ये 5000। ये बस अब पूरी कॉस्ट शीट आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बन जाएंगी। समझा के क्या बोल रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अब आप पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको नहीं लगता 750 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 15, 750 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, 750 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 15, हाँ या ना? समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको नहीं लगता हर इक्वेशन में 750 डिवाइडेड बाई 15 कॉमन रहने वाला है? तो 750 डिवाइडेड बाई 15 कैलसी पे ले लो, कांस्टेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं ना हम। 750 डिवाइडेड बाई 15 इंटू इंटू 715 डिवाइडेड बाई 15 इंटू इंटू 85 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बोलते जाओ। 4250। 5 इज इक्वल टू 250, 40 इज इक्वल टू 2000, 2000, 0 इज इक्वल टू 0, 2000 बराबर है ना। क्या कर रहा हूँ समझ रहा है? 10 इज इक्वल टू 500, 30 इज इक्वल टू 1500, और 12.5 इज इक्वल टू या 17.5 पहले बता दो। 875 और 12.5 इज इक्वल टू 625। जम गया, हो गई कॉस्ट शीट तैयार। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या बनता, इसका इक्वेशन बनता हमारा 750 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 15। इसका क्या बनता 750 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 15 के लिए 750 तो 85 के लिए कितना? सर हम डायरेक्ट 5000 डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो भी एक ही बात है, पर 5000 निकालने के लिए भी तो तूने इक्वेशन यही बनाया ना, 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। मैं तो बोल रहा हूँ उसके लिए भी कांस्टेंट है वो। नहीं समझे अभी कि समझे? ता बेटा तो ये 750 डिवाइडेड बाई 15 तो हर एक के लिए कॉमन हो गया ना, बस इंटू 5 इंटू 85 इंटू 100 इच करना है। या तो आप लिख लो सारे इक्वेशन लिख लो ऊपर तक, इट डज नॉट मेक सेंस। ये देख ले, ये सजेस्टेड में भी नहीं लिखे हुए, दिख रहा है क्या ये सजेस्टेड? कहीं पे इक्वेशन लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो इट डज नॉट मेक सेंस, जरूरत नहीं है उसको लिखने की। लिखो इसको फटाफट छापो।
हुआ हुआ नाउ गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इसमें एक चीज अलग है, दिस इज नॉट सेम है ना। वैसे तो परसेंटेज में जब इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो सेम कहाँ से ही हुई। यहाँ पर आपको एक चीज जो मैंने बोला था, स्टॉक है तीन प्रकार के। कौन से तीन स्टॉक है? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। उसमें फिनिश गुड्स के वक्त मैंने एक लाइन बोली थी, सबसे पहले क्या लिखना? क्लोजिंग। क्यों लिखना उसका कारण समझेगा आपको। क्लियर है? शैल आई स्टार्ट? पढ़ के आपको प्राइमरीली लगेगा इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, बट है। देखो जैसा डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल है 1,80,000 है, डायरेक्ट वेजेस है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है ये दोनों। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये दोनों आइटम तो सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्ट मशीन आर है, मशीन आर रेट है, तो आपको नहीं लगता 10,000 इंटू 8 से ओवरहेड रेट आ जाएगा? 10,000 इंटू 8 से ओवरहेड रेट आ जाएगा। एडमिन ओवरहेड है 35,000। सेलिंग एडमिन ओवरहेड तो डायरेक्ट गिवन हो गया ये। सेलिंग ओवरहेड है 5 पर यूनिट है। सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 5 पर यूनिट। मतलब यहाँ रेट ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट है ना। जैसा यहाँ पे रेट ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ आर था, याद आ रहा है ना? आर के बेस पे ओवरहेड हो सकता है ना। तो ओवरहेड कितना? 10,000 इंटू 8। सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 5 पर यूनिट। इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे लेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे लेंगे? क्या लगता है? प्रोड्यूस्ड। सेलिंग ओवरहेड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है ना, सेलिंग ओवरहेड है ना। तो 5 इंटू क्या होना चाहिए? बोल 5 इंटू क्या होना चाहिए? 4,000 या 5 इंटू 3,600? 3,600 नॉट 4,000। समझ में आया? ताहा? हाँ, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे जब जब सेल होगा तब तब ओवरहेड चार्ज होगा। ये एस्टिमेटेड बेसिस पे निकला है मेरे बच्चे। क्या एस्टिमेटेड बेसिस पे निकला हुआ है? 5 रुपया। ये एस्टिमेटेड बेसिस पे जब चार्ज होगा तो एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा कि मैं, तू खरीद रहा है तब मैं तेरे को 5 रुपए जोड़ के दूंगा, इसने खरीदा तब मैं तेरे को 5 रुपए जोड़ के प्राइस दूंगा। ओवरहेड रेट, मैं वापस बोल रहा हूं, ये जब मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तब भी कंफ्यूजन होगा। ओवरहेड रेट कैलकुलेट होता है एस्टिमेटेड बेसिस पे, बट वसूला जाता है एस्टिमेटेड इनटू जो लेंगे, इनटू इनटू जो रहेगा वो एस्टिमेटेड रहेगा कि इनटू जो होगा वो एक्चुअल रहेगा? इनटू जो होगा वो एक्चुअल होगा ना। वसूलते वक्त उसमें मिक्स होता है। रेट एस्टिमेटेड होता है, वसूलने के लिए मल्टीप्लाइड जिससे होगा वो काय पे होगा? एक्चुअल पे होगा। तो प्रोड्यूस पे मल्टीप्लाई होगा कि सोल्ड पे मल्टीप्लाइड होगा? ये याद रखना, ये लाइन जो अभी मैंने बोला हूं, ये लाइन बाद में कहाँ काम आएंगी? कॉस्ट अकाउंटिंग में भी काम आएंगी ये लाइन। फिर मैं बोलूँ, फिर सर आप बोले एस्टिमेटेड, अब आप एक्चुअल ले रहे हो? नहीं, रेट एस्टिमेटेड पे ही निकलेगा। मैं अभी भी वही बोल रहा हूं कि रेट काय पे निकलेगा? एस्टिमेशन पे, बट वसूलते वक्त वही एस्टिमेटेड रेट मल्टीप्लाई काय से होगा? एक्चुअल से। क्लियर है क्या अभी? अच्छा, अगला क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 125। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ, आपको निकाल कर देना है। चलिए आइए प्रॉब्लम नंबर 2 मेरे साथ सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 2, सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 1,80,000। डायरेक्ट लेबर 90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह है नहीं, इसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपका? प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? प्राइम कॉस्ट 180 प्लस 90, 2,70,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या अगला क्या है हमारा? फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड यानी मशीन ओवरहेड हो जाएगा यहाँ। ये हो जाएगा हमारा 10,000 घंटे इंटू 8 पर रेट। इसमें से 10,000 घंटे इज एक्चुअल हो। 10,000 घंटे इज, चार्ज करते वक्त तो 10,000 घंटे एक्चुअल है ना। वो जो 8 रुपया निकाला आपने वो एस्टिमेटेड है, बट जो 10,000 घंटे है वो एक्चुअल है। तो करो कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 8, कितना आया वो? 80,000। 10,000 इंटू 8 कितना हो गया वो हमारा? 80,000। प्राइम कॉस्ट क्या था? अगला क्या है हमारा? सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड के बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट। कितना है फैक्ट्री कॉस्ट? बोलो। 270 प्लस 80 कितना आ रहा है? 3,50,000। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एडमिन ओवरहेड है 35,000।
अब वो एडमिन ओवरहेड कौन से दिया नहीं है, मान लेना फैक्ट्री के एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन, कितना एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन का 35,000, और इसको जोड़ा आपने तो क्या आ जाएगा आपका, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ बोल आंसर कितना आया 385। बेटा एक चीज समझ, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ये 385 कितने यूनिट्स का है, 4,000 यूनिट्स का है ना, यूनिट्स बने कितने हैं 4, बिके कितने हैं 3,600, इसका मतलब 400 यूनिट्स क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। 400 यूनिट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना, 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, समझा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। माय क्वेश्चन इज सिंपल, 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है, ये माइनस करके आता है ना, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलते थे वापस बोल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे हम इसको, क्या बोलते थे हम इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,600, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया हमारा 3,600। क्लियर है। अब ये जो 3,600 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इस पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या कर लो बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 385 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 4,000, कितना आ रहा है ये 38,500। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप ओपनिंग ऐड करके नहीं कर सकते, ओपनिंग छोड़ के करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो माल बचा होगा फीफो मेथड के हिसाब से, जो माल बचा होगा, फीफो लीफो समझता है क्या आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो माल बचा होगा वो ओपनिंग से बचा होगा कि प्रोडक्शन से बचा होगा, फीफो में क्लोजिंग स्टॉक में जो माल बचा होगा, ये 4,000 यूनिट से बचा होगा ना, ओपनिंग से बचा होगा क्या, नहीं, तो इसीलिए 4,000 यूनिट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग पहले लो। तो सर अगर वो एवरेज हो जाएगा, एवरेज स्टॉक होगा तो क्या करना है, मैं आगे बता दूंगा। एवरेज स्टॉक रहेगा तो ओपनिंग पहले ले लेना और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब कर लेना, तब भी आंसर वही आता है। हमने उसमें भी किया था, किसमें, कॉस्ट स्टोर वेजेस में भी किया था हमने यही चीज, जोड़ने के बाद रेट निकालते थे। यहाँ रेट नहीं निकाल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, बट इट इज इक्विवेलेंट टू कैलकुलेशन ऑफ रेट ओनली ना। करो कितना आ रहा है आंसर, माइनस करो, थ्री लाख 3,46,500। $3,46,500 बराबर है यहाँ तक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अगला क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ये हो गया हमारा सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड है 5, तो यहाँ लिख दो सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना हो जाएगा 3,600 इंटू 5, करो कितना होगा 3,600 इंटू 5, 18,000, और इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ सेल, करो 18,000 जोड़ लो, 3,64,500 जमता है यहाँ तक।
और इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। दिया है क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 125, तो 3600 इंटू 125 करो। 3600 इंटू 125 4,50,000। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 4,50,000 माइनस 364,500 करो। 85,500। ठीक है। अब यहाँ पर उसने ना कॉस्ट पर यूनिट भी मांगा था। क्या मांगा था उसने? कॉस्ट पर। आप चाहो तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए नीचे भी कॉलम बना सकते हो। कॉस्ट पर यूनिट के लिए देखो, ये तीन कॉस्ट मेजरली इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल। ये तीनों पर यूनिट निकाल लेना। कौन सी तीन कॉस्ट बोल रहा हूँ मैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पर सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हो जाएगा बेटा? 3,85,000 डिवाइडेड बाय क्या करूँ? 3,85,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट करूँ कि 3,600 करूँ? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4,000 यूनिट। कितना आएगा आंसर बोलो? 96.25। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट कितना आ जाएगा? ये 3,46,500 डिवाइडेड बाय 3,600 कितना आएगा? ये भी 96.25 ही आ रहा है। सेम ही आएगा क्योंकि यूनिट कम हुए, क्लोजिंग कम हुआ। और लास्ट वाला कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 3,64,500। अगेन डिवाइड कैसे करूँ? 4,000 या 3,600? 3,600। सोल्ड यूनिट्स 4,000 नहीं है, 3,600 है। कितना आएगा ये? 101 क्योंकि 18,000 रुपये बढ़ गए थे। 18,000 रुपये बढ़े तो कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ गया होता रिस्पेक्टिवली। हाँ या ना? छाप लो। हो गया क्या?
ये वाला पढ़ो और मेरे को सॉल्व करके दिखाओ, इसमें मेरा बताने लायक कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट में फिगर्स डालना है आपको।
हुआ क्या? डन। सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको समझा होगा तो। फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन मतलब सारी जानकारी कहाँ लिखनी थी? एक फॉर्मेट में, एंड यू आर डन। चलिए, आई हेल्प यू आउट, आई हेल्प यू आउट। प्रॉब्लम नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? टिक मारते जाना जो होते जा रहा है। 60,000 प्लस परचेज कितना है? 4,80,000 माइनस क्लोजिंग कितना है हमारा? 50,000। कितना आएगा ये? 60 प्लस 480 माइनस 50, 4,90,000। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है हमारा? 2,40,000 बराबर है। उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। टोटल मार दो, टोटल कितने आएंगे? प्राइम कॉस्ट कितनी आएंगी ये बोलो? 7,30,000, हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद क्या डाल दोगे आप? फैक्ट्री ओवरहेड। कितना है फैक्ट्री ओवरहेड? 1,00,000। फैक्ट्री ओवरहेड है 1,00,000। फैक्ट्री ओवरहेड है 1,00,000। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपका क्या आ जाएगा? आपका फैक्ट्री कॉस्ट 8,30,000। फैक्ट्री कॉस्ट क्या अगला के? ये भी हो गया। WIP आएगा ना? वाई WIP, क्योंकि ये ग्रॉस है। यहाँ क्या ऐड करोगे? ओपनिंग WIP माइनस क्या करोगे आप? क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है बेटा? ओपनिंग WIP है 12, क्लोजिंग है 15, प्लस 12,000 माइनस 15,000 करो, कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? 8,27,000। ये क्या आ जाएगा आपका? नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया हमारा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तो? अच्छा, 8,27,000 के बाद अगला क्या हो गया हमारा? एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 50,000। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले 50,000। अगला एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले जैसे आपने जोड़े, कितना आ गया? 8,27,000 प्लस 50,000, 8,77,000, हाँ या ना? इसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड कर देंगे हम? हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या कर दोगे? माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स। FG बोल रहा है, मतलब तूने अब्रीवेशंस वापरा है। प्लस ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स। अब्रीवेशन मत वापरो, एग्जाम में आपके खिलाफ जाएंगे।
अब यहाँ पे आप पहले माइनस करो फिर प्लस करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक आदत बना लो। 1,10,000 प्लस 90,000, यहाँ फर्क नहीं पड़ा रहता क्योंकि यहाँ दोनों फिगर्स दिए हुए थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालने थे क्या? नहीं ना। कितना आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 8,57,000। यहाँ क्या जोड़ दोगे आप? सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है क्या? कितने हैं हमारे? 25,000। 25,000 को जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। साइल सही है गलत है तेरा? आ गलत हो गया। कहाँ गलत हो गया? ओहो भूल गए। कितना आएगा ये? 8,57,000 प्लस 25, 8,82,000। लास्ट में क्या जोड़ दोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट जोड़ के क्या मिल जाएगा आपको? सेलिंग प्राइस। देख ले, करेक्शन कर ले बेटा। सेलिंग प्राइस 10 लाख दी हुई थी, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख माइनस 8,82,000, कितना आएगा ये? 1,18,000। बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर ठीक है। बढ़ो। अगला क्वेश्चन, इफ यू रीड ना, यू विल फाइंड समथिंग न्यू। न्यू रादर नॉट न्यू एग्जैक्टली, बस इतना ही है ये क्वेश्चन, ठीक है? जितना स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट इन द प्रॉफिट। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन जैसा ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP दिया हुआ है यहाँ। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ओवरहेड में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपको ओवरहेड का स्टेटमेंट पहले बनाना पड़ेगा। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड बोला तो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड यानी क्या आता? उसमें एक खर्चा आता है, एक से ज़्यादा आता। मैंने वो सुपरवाइजर का सैलरी आता होगा, फैक्ट्री एम्प्लॉय का सैलरी आता होगा, फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन आता होगा, अलग अलग खर्चे आते होंगे ना। उस पर्टिकुलर हेड के अंदर में अलग अलग खर्चे जो आते हैं वो आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना। तो आपको क्या करना है? वर्किंग नोट 1 डायरेक्ट कॉस्ट शीट नहीं बनेगी। वर्किंग नोट 1 जो बनेगा वो इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनता है। जस्ट आई विल शो यू। कौन सा क्वेश्चन है वो? 4th है ना? ये इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनता है जिसके अंदर में हम फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड जनरल, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले और एडमिन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले डालेंगे। एक और दिखाता हूँ, जैसा थोड़ा डिटेल्ड में बना हुआ होगा तो कहीं। ये ऐसा पहले मेरे को ये बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या बनाऊंगा? पहले फैक्ट्री ओवरहेड की पूरी एक लिस्ट बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड की पूरी लिस्ट बनेगी, एडमिन ओवरहेड जनरल की लिस्ट बनेंगी, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन की लिस्ट बनेगी और सेलिंग ओवरहेड की एक लिस्ट बनेगी।
और बाद में फिर कॉस्ट शीट बनेगी, बाद में फिर क्या बनेगी, कॉस्ट शीट। तो आई विल हेल्प यू आउट कि कौन सा खर्चा कौन से हेड में जाएगा, उसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। क्लियर? शैल आई स्टार्ट? आपके यहाँ नोट्स नहीं है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप फोटो ले लेना। ये जो है परचेज, ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। परचेज कहाँ जाएगा बोलो, डायरेक्ट मटेरियल। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट मटेरियल में जाता है, याद कर फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस कैरेज इनवर्ड, इंश्योरेंस, फ्रेट, अगर कुछ लगा होगा तो वो सब ऐड होता था ना डायरेक्ट मटेरियल में। वेजेस तो डायरेक्ट लेबर ही है। वर्क्स मैनेजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड है। वर्क मैनेजर सैलरी क्या है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय, ये भी तो फैक्ट्री एम्प्लॉय है, फैक्ट्री एम्प्लॉय है तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ऑफिस ऑफिस मतलब ये कहाँ जाएगा, एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाला, कहाँ जाएगा वापस बोल, एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाला। सैलरी ऑफ सेल्समैन, सैलरी ऑफ सेल्समैन कहाँ जाएगा आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। बराबर है ना, समझा, फर्क समझा क्या। फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस। पावर एक्सपेंस भी चला जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस भी कहाँ चले जाएंगे हमारे, फैक्ट्री ओवरहेड में। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब देना, बैड डेट्स कब होते हैं, बेचने से पहले या बेचने के बाद, बेचने के बाद। तो क्या लगता है कॉस्ट शीट में कंसीडर होने वाले हैं क्या, तो क्या सर आपका क्या बोलना है, कॉस्ट शीट में हर खर्चा नहीं आता क्या। नहीं बेटा, आज मैं आपको एक क्लासिफिकेशन और पढ़ाऊंगा, एक क्लासिफिकेशन और है, ध्यान देना। एक हमने जो क्लासिफिकेशन बचपन में देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कंट्रोल, नॉर्मेलिटी, मैनेजरियल डिसीजन, ये सब हमने देखे थे ना। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, क्या बोला वापस बोलो, एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में चार्ज्ड टू कस्टमर। जो चार्ज टू कस्टमर होता है वो कॉस्ट शीट में आता है। और एक होता है नॉट चार्ज्ड टू कस्टमर। और नॉट चार्ज टू कस्टमर में दो होते हैं, एक वो होते हैं जो कॉस्टिंग पी&एल में, मतलब इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट, जो कॉस्टिंग पी&एल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं वापस बोल, मैं बोल रहा हूँ कॉस्टिंग पी&एल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कॉस्टिंग। सर ये कॉस्टिंग पी&एल क्या, अगले चैप्टर में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और एक जो कंसीडर ही नहीं होते हैं, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ खर्चे ऐसे जो कंसीडर ही नहीं होते। हाँ बेटा हाँ, बैड डेट इज वन ऑफ देम। बैड डेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट काय पे, इंटरेस्ट, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल नहीं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए मैंने लोन लिया, और डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए वो जो लोन लिया है उस पर मैंने इंटरेस्ट दिया है। क्या बोला वापस बोलो, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए जो मैंने लोन लिया है उस पर मैंने इंटरेस्ट दिया, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया ना। और वहीं एक लोन होता है जहां मैंने एक्सपांशन के लिए लोन लिया, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया। तो एक्सपांशन के लिए लोन लेना, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेना इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है वो। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे ही जो ये वाले खर्चे, अभी ये वाले खर्चों को मैं काट दूंगा, ये वाले खर्चों को मैं काट दूंगा। सर कॉस्टिंग पी&एल में जाएगा या नहीं कंसिडर होगा, वो हम कॉस्टिंग पी&एल के वक्त पढ़ लेंगे। कहाँ पढ़ लेंगे बोल रहा हूँ, जब मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा मैं। अभी के लिए बढ़ू आगे में। तो यहाँ पर लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, अगला आइटम क्या है, लूज टूल रिटर्न ऑफ। लूज टूल कहाँ होते हैं हमारे, फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कहाँ जाएगा बोलो, क्वालिटी कंट्रोल को ऐसा लिख दो, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले के साथ जाता है। तो एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन में नहीं जाता बट उसके साथ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। सेल्स कहाँ जाएगा, सेल तो अलग है ही, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। जनरल एक्सपेंस को मैं डाल दे रहा हूँ एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले, काय में डाल दिया मैंने, एडमिन ओवरहेड, सॉरी एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन में नहीं डालेंगे हम इसको, कहाँ डालेंगे, एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे वापस बोल, एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले। क्लियर है यहाँ पे। डिबेंचर इंटरेस्ट बोला, अभी बोला मैंने, इंटरेस्ट कंसीडर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। डिबेंचर पे इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो ये वर्किंग कैपिटल के लिए लिया आऊंगा कि नॉन वर्किंग कैपिटल के लिए लिया आऊंगा, एक्सपांशन के लिए लिया आऊंगा ना। वर्किंग कैपिटल होता तो कंसिडर होता, वर्किंग कैपिटल नहीं है ये, तो ये कंसिडर नहीं होता। सर जनरल एक्सपेंस हम फैक्ट्री वाले में कि ऑफिस वाले में डालेंगे, ऑफिस वाले में डालेंगे। जनरल ऑफिस का वगैरह जो जनरल छोटा मोटा चाय पानी का खर्चा जो होता है वो ऑफिस में डाल दिया।
यहाँ तक क्लियर है क्या? बढ़ू क्या आगे? अगेन डिविडेंड पेड नॉट कंसिडर्ड, इनकम टैक्स नॉट कंसिडर्ड, गुडविल नॉट कंसिडर्ड। ये सब खर्चे जो है ये प्रोडक्शन में कहीं भी हेल्प कर रहे हैं क्या? गुड्स बनाने में कहीं भी हेल्प कर रहे हैं क्या? सेल टैक्स कहीं भी हेल्प कर रहा है क्या हमको? ट्रांसफर टू मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये तो बुक एंट्री है, खर्चा भी नहीं है, इससे कॉस्ट बढ़ती भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन वर्किंग कैपिटल होता तो कंसिडर होता, इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होता, जस्ट लाइक डिबेंचर इंटरेस्ट, डिविडेंड। बैंक चार्जेस, सर बैंक चार्जेस तो कंसिडर होंगे, हाँ होंगे, बैंक चार्जेस कंसिडर होंगे। अरे भैया सैलरी पे करना है, एक्सपेंसेस पे करना है, उसके लिए तो बैंक चार्जेस लगेंगे ना। तो बैंक चार्जेस आर कंसिडर एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले। क्या कंसिडर होता है ये? एडमिन ओवरहेड ऑफिस। धंधे में मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करने के लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी कि नहीं लगेगी, पेमेंट एंड एवरीथिंग करने के लिए। डिस्काउंट अलाउड बेचने के बाद का खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड कंसिडर नहीं होता। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर होगा नहीं। बचपन में याद करना, कौन सा डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड होता था। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता था? गुड्स सेल करते वक्त दिया जाता था कि पैसा कलेक्ट करते वक्त दिया जाता था? पैसा कलेक्ट करते वक्त ना। तो ये जो डिस्काउंट है कौन सा डिस्काउंट है, कैश या ट्रेड? कैश डिस्काउंट है ना। तो कैश बावरे, अकाउंट्स के टीचर को खड़ा कर दूंगा मैं तेरे यहाँ पे, अभी मैं तो दोनों पढ़ाता हूँ। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? कैश। यही अकेला ट्रेड बोल रहा है। तेरे कोई कंफ्यूजन होगा जब मैं भी वही बोल रहा हूँ, तो एक बार जाकर पुराना बुक चेक कर। और माइनस हो जाता सीधा, कॉस्ट में से माइनस हो जाता ना डायरेक्ट। मैं ट्रेड डिस्काउंट लूंगा मटेरियल में खुद, मटेरियल का जैसा मटेरियल 1000 रुपए का है, 200 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है, तो मटेरियल कितने का हुआ? कितने का हुआ मटेरियल? मटेरियल खरीदा 1000 रुपए का मटेरियल है, एमआरपी 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने बल्क परचेज का, मटेरियल कितने का हुआ? 1000 का हुआ कि 800 का हुआ? इसका मतलब मैंने 200 रिकॉर्ड किया कि 200 को कभी लिया ही नहीं? 200 को लिया ही नहीं कभी, 800 पे ही लिया ना, तो क्या 200 रिकॉर्ड हुआ क्या? तो जो रिकॉर्ड होता है वो कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? कैश। ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर होता है सिर्फ, रिकॉर्ड नहीं होता। यहाँ डिस्काउंट अलाउड बोल के रिकॉर्डेड है ना, ये कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, सेल के वक्त कि पेमेंट के वक्त? या देना भी पड़ता है, कब देना पड़ता है, सेल के वक्त कि पेमेंट के वक्त? तो पेमेंट के वक्त यानी सेल के बाद है ना। कॉस्टिंग उसको खर्चे को इज्जत नहीं देता, जस्ट लाइक बैड डेट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये कहाँ चला जाएगा आपका? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन में। कहाँ चला जाएगा बोल? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोल मेरे भाई। सर अगर सैलरी ऑफिस स्टाफ एडमिन ऑफिस में जा रहा है तो फिर सैलरी फैक्ट्री भी एडमिन प्रोडक्शन में जा सकती है। सैलरी फैक्ट्री एम्प्लॉइज की नहीं, सैलरी फैक्ट्री एम्प्लॉइज फैक्ट्री ओवरहेड। अगर वो लिखा रहता कि सुपरवाइजर ऑफ द फैक्ट्री, तो सुपरवाइजर ऑफ द फैक्ट्री वो फैक्ट्री में काम कर रहा है कि फैक्ट्री को एडमिन कर रहा है, तो वो एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन में जाएगा। हल्का सा फर्क है, फैक्ट्री फ्लोर पे जितने लोग काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में, और फैक्ट्री फ्लोर पे जो काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए जो काम कर रहा है वो एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन। बहुत बारीक फर्क है दोनों में, दोनों काम फैक्ट्री में ही कर रहे हैं, दोनों काम कहाँ कर रहे हैं? फैक्ट्री में। समझ में आया? अच्छा ये थोड़ा सा जूम किया हुआ है, इसका ब्रेकअप का फोटो ले लो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ये जो मैंने ब्रेकअप किया हुआ है, अब आपको कैसा वर्किंग नोट बनाना है समझ में आया ना। पहला वर्किंग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड ऑफिस, सेलिंग ओवरहेड। ये 4 वर्किंग नोट पहले बनानी है आपको, उसमें ये सारे खर्चे क्लासिफाई करनी है और उसकी टोटल लेनी है, फिर कॉस्ट शीट बनानी है और कॉस्ट शीट में वो खर्चों को कंसिडर करके कॉस्ट शीट बैलेंस करनी है। कट गया है? अब पूरे क्वेश्चन की फोटो ले लो क्योंकि शायद आपको नोट्स नहीं मिले अभी तक। फुल क्वेश्चन है आपके सामने, उसका भी फोटो ले लो। नोट्स का पूछता हूँ क्या हुआ है, नोट्स क्यों नहीं मिले? डन है यहाँ तक? मार्क क्वेश्चन नंबर 5 एज होमवर्क एज वेल। बहुत अलग नहीं है, मेरे हिसाब से आप कर पाओगे। नहीं 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 नहीं, ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन, ट्राई करके आओ, ट्राई करके आओ बेटा। ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, नॉट एग्जैक्टली वैसा है बट उसके इनलाइन है, क्वेश्चन नंबर 1 के इनलाइन है। करके लाऊंगे इसको?
क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा फोटो ले लो। डन। तो 4-5 मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिए है, करके लाएंगे कल। कल हमारा टारगेट सिंपल है 4, 5, 6 एंड 7 एज वेल। कल 7 तक अगर हम कंप्लीट कर लिए तो वी आर एट गुड पेस। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक ले बाय बाय, सी यू, टेक केयर। 4 वाला मैं पहले बता दूं, मैं बैठ के सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा आंसर दिखाऊंगा, क्योंकि 4 आज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। तो 4 का कल हम सीधा क्या देखने वाले हैं, आंसर। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।